मीशो एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपने यूज़र्स को बढ़ा रहा है। Meesho is the only true marketplace which is horizontal and profitable as well. जहां लास्ट ईयर 2023 में Amazon ने केवल 13% यूज़र बढ़ाए, फ्लिपकार्ट ने केवल 21% यूज़र बढ़ाए, वहीं मीशो ने 32% की यूज़र ग्रोथ की। आज मीशो की वजह से छोटे छोटे रिटेल शॉपकीपर भी बहुत कम पैसों में घर पर बैठकर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का रीसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हो सकता है आप मीशो को ज़रूर कंसीडर करें। मीशो पर कम प्राइस के प्रोडक्ट कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जहां अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी के एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000 के करीब चले जाते हैं, वहीं मीशो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू केवल 360 टू 370 रुपीज़ है। 2015 में लॉन्च हुई ये मीशो 10 सालों में $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। मीशो पर पाए जाने वाले 70% प्रोडक्ट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट से 25 टू 30% सस्ते होते हैं। जब से लॉकडाउन पड़ा उसके बाद से लोगों ने इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करना और ज़्यादा शुरू कर दिया, जिसके बाद मीशो पर अब हर महीने लगभग 120 मिलियन यूज़र एक्टिव रहते हैं। और पिछले साल 2023 में मीशो के ऑर्डर 43% बढ़े, जिससे कि उसका रेवेन्यू 54% तक बढ़ गया। मीशो पर कम दाम में अच्छे प्रोडक्ट्स ने इसके रिपीटिंग कस्टमर्स को 80% कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज होने के बाद भी मीशो ने इतना ग्रो कैसे कर लिया? मीशो ने कौन सी ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जिससे कि उसने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट तक को टक्कर दे दी? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। मीशो के आने से पहले इंडिया में दो बड़ी ई-कॉमर्स ब्रांड थी, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। मगर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते थे, लेकिन उनका कमीशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था, जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी पे निर्भर था और लगभग 30 टू 40% तक चला जाता था। इसके अलावा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और भी एडिशनल फीस काटते थे, जिसमें शिपिंग, एडवर्टाइजमेंट और पेमेंट गेटवे चार्जेस इंक्लूडेड हुआ करते थे, जिसकी वजह से एक सेलर अपने प्रोडक्ट पर काफ़ी कम पैसे कमा पाता था। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मिस्टर कृष्णा एक स्मॉल बिजनेस ऑनर है जो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अपने शूज़ बेचना चाहते हैं। मान लेते हैं कि उन्होंने एक शूज़ की सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज़ रखी, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के एवरेज कमीशन फीस के हिसाब से उन्हें मार्केट प्लेस फी, शिपिंग फीस और पेमेंट गेटवे फीस देनी पड़ेगी, जिसके बाद उनको 60% का प्रॉफिट होगा और 40% उन्हें कमीशन के तौर पर फ्लिपकार्ट को देना पड़ेगा। वहीं अगर मिस्टर कृष्णा अमेज़ॉन पर बेचे तो उनके पास केवल 70% प्रॉफिट आएगा और उनका 30% केवल और केवल कमीशन में चला जाएगा। दोनों ही केस में स्मॉल बिजनेस ऑनर इतना कम प्रॉफिट नहीं हैंडल कर सकते, क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर मार्जिन काफ़ी कम है और इसके अलावा उन्हें शूज़ परचेज करने या फिर बनाने में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसी हाई कमीशन मॉडल की वजह से इंडिया के काफ़ी स्मॉल बिजनेस ऑनर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अपना सामान नहीं बेचते हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का एक मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि उनकी पेमेंट साइकिल काफ़ी लंबी है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर एक प्रोडक्ट सेल होने के बाद लगभग 19 डेज लगते थे सेलर के बैंक अकाउंट में पैसा जाने में, जिसमें 14 डेज फिक्स थे और 5 डेज क्लियरेंस के थे। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या 19 डेज की पेमेंट किसी स्मॉल बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है? चलिए इसे दोबारा मिस्टर कृष्णा के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मिस्टर कृष्णा ने कई सारे शूज बनाए जिसमें उन्होंने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने उन शूज को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर एक हफ्ते में 25 लाख में सेल किया। लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की पेमेंट साइकिल के हिसाब से उन्हें 2 वीक तक कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर वो वीक 2 में और शूज बनाना चाहे तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होगा। अगर वो पैसा उन्हें वीक 2 पर मिल जाता तो वो
उन 25 में से 10 लाख रुपए निकाल कर दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते थे। तो अब वो दोबारा से 10 लाख कहाँ से लाएंगे? उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ेगा जिसपे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर उन्हें एक वीक के लिए शूज बनाना बंद करना पड़ेगा जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो इसी अनबैलेंस कैश फ्लो की वजह से कई सारे स्मॉल बिजनेस ओनर अमेज़न और फ्लिपकार्ट से जुड़ने में कैपेबल नहीं थे। अगर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर एक स्मॉल बिजनेस ओनर नया सेलर अकाउंट बनाता है तो उसे काफी सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि उन्हें पहले से ही मार्केट में मौजूद सेलर के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। फ्लिपकार्ट अपने सेलर को कई सारे लेबल देता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। जिनके पास गोल्ड लेबल होता है उन्हें शिपिंग फी पर 20% का डिस्काउंट, जिनके पास सिल्वर मेडल होता है उन्हें 10% और ब्रॉन्ज पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। साथ ही साथ पेमेंट साइकिल के दिन भी घट जाते हैं। गोल्ड लेबल की वजह से बड़े सेलर को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है और इसके चलते नए सेलर्स की विजिबिलिटी कम हो जाती है और वो मार्केट में प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं सब ड्रॉबैक के चलते अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। और तो और लास्ट ईयर अमेज़न और फ्लिपकार्ट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपए तक पहुंच गए। यानी कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट टीयर 1 के लोगों के साथ काम करता है। टीयर 1 पर फोकस करने से अमेज़न और फ्लिपकार्ट को ये फायदा हुआ कि वो जल्दी से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते थे और साथ ही साथ उन्हें कैश लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन इसी के साथ अमेज़न और फ्लिपकार्ट को ये नुकसान हुआ कि उन्होंने टीयर 2 और टीयर 3 पर फोकस नहीं किया, जो कि इंडिया की लगभग 90% पॉपुलेशन है। और आज भी अमेज़न की 70% सेल केवल और केवल टीयर 1 से आती है, जिसकी वजह से उन्होंने टीयर 2 और टीयर 3 के साथ मार्केट बनाने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अमेज़न और फ्लिपकार्ट की इन 4 ड्रॉबैक को समझा विदित अत्रे एंड संजीव बर्णवाल ने। उन्होंने नोटिस किया है ड्रॉबैक हाई कमीशन फीस, दूसरा ड्रॉबैक डिलेड पेमेंट साइकिल, तीसरा ड्रॉबैक कंपटीशन फ्रॉम लार्ज सेलर एंड चौथा ड्रॉबैक फोकस ऑन टीयर 1। इन ड्रॉबैक्स को समझकर विदित अत्रे एंड संजीव बर्णवाल ने 2015 में लॉन्च की फैशनियर। शुरुआती फेज में फैशनियर एक B2B2C ब्रांड था, जिसमें फैशनियर लोकल एरिया के दुकानदार से सामान खरीदकर उसे कस्टमर तक पहुंचाता था। लेकिन बाद में विदित और संजीव ने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स पाई। कई बार वो कस्टमर से ऑर्डर तो ले लेते थे, लेकिन जब वो लोकल स्टोर सामान परचेज करने के लिए जाते थे तो वो आउट ऑफ स्टॉक होता था। सेकेंड प्रॉब्लम, शिपिंग फीस काफी ज्यादा लगती थी, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत कम निकलता था। एंड थर्ड प्रॉब्लम वाज इट वाज लाइक जोमेटो, मगर ये पिज्जा के लिए नहीं बल्कि कपड़ों के लिए था। तो 2018 में संजीव और विदित ने फैशनियर को कन्वर्ट किया मीशो में। मीशो शॉर्ट फॉर्म था मेरी ई शॉप का, और अब ये मॉडल B2B2C से B2C बन चुका था, जिससे कि अब कोई भी मीशो की ऐप पर आकर सीधा सेलर से सामान खरीद सकता था और मीशो का काम था केवल उसको उठा के शिपिंग करना। मीशो ने काम किया हमारा मिशन सबसे कम कमीशन पर। मीशो, हमारा मिशन सबसे कम कमीशन। जहां अमेज़न और फ्लिपकार्ट 30 to 40% कमीशन चार्ज करते थे, वहीं पर सेलर्स को मीशो पर कुछ भी कमीशन नहीं देना पड़ता था, जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक वरदान साबित हुआ। और इसकी वजह से ही वो अपने प्रोडक्ट्स का दाम कम रख सकते थे और फिर भी प्रॉफिट निकाल सकते थे। इवेंचुअली मीशो पर सस्ते प्रोडक्ट्स आना शुरू हुए। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर मीशो सेलर से चार्ज नहीं करता तो आखिरकार वो रेवेन्यू जनरेट कैसे करता है? मीशो अलग अलग तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला, पेनल्टी। अगर डिलीवरी के बाद कस्टमर ने प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर डैमेज कंडीशन की वजह से कोई भी ऑर्डर रिटर्न किया तो मीशो उस पे सेलर से पेनल्टी चार्ज करता है। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट। हालांकि मीशो सभी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, लेकिन साथ ही साथ जिसके पास बजट है वो मीशो पर ऐड भी रन कर सकता है। ये ऐड गूगल एड्स की तरह होते हैं और इनमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट ऐड पे दिखाया जा रहा है। नंबर थर्ड, लॉजिस्टिक। मीशो सेलर को हेल्प करता है पैकेजिंग में और सामान को डिलीवर करने में, जिससे कि सेलर का काफी ज्यादा टाइम और एनर्जी बच जाती है और मीशो इसके लिए चार्ज करता है। नंबर 4, स्लॉट मनी। मीशो ने अपने पेमेंट साइकिल 1 वीक रखी है,
जिसमें वो पैसा आने के बाद 1 वीक तक उसे होल्ड करता है और बाद में सेलर के बैंक में उसे ट्रांसफर करता है। इस 1 वीक में वो पैसा होल्ड करके उसे इन्वेस्ट करता है और गुड रिटर्न से प्रॉफिट बनाता है। जहां पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट 19 डेज पर पेमेंट कर रहे थे, वहीं पर मीशो ने इसे 7 डेज प्लस 3 डेज फॉर क्लियरेंस रखा, जिससे कि काफी सेलर्स की कैश फ्लो की दिक्कत सॉल्व हो गई। अब कृष्णा के एग्जांपल को लेते हैं। अब कृष्णा वीक 2 में पेमेंट आने पर वीक 2 में ही अपने शूज प्रोडक्शन को शुरू कर सकता है और आगे प्रॉफिट बना सकता है, जिसकी वजह से उसे कोई भी लोन लेना नहीं पड़ा और ना ही उसे काम बंद करना पड़ा। मीशो ने फोकस किया सोशल ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल में, यानी कि जहां पर रीसेलर्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेल कर सकते थे। सोशल ई-कॉमर्स मॉडल उन टाइप के ई-कॉमर्स होते हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शॉपिंग एक्सपीरियंस से इंटीग्रेट कर देते हैं। मीशो ने पाया कि मीशो पर ज्यादातर शॉप वुमेन चलाती है, जिसको ध्यान में रखकर उन्होंने वुमेन को प्रमोट किया कि अपना बिजनेस शुरू करे कम इन्वेस्टमेंट के साथ, और इसके लिए वो मीशो के कैटलॉग से किसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकती थी और अपने नेटवर्क में किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर सकती थी, और जब भी उस रेफरल से कोई सेल होती थी तो उनका कमीशन उनके अकाउंट में चला जाता था। इससे इंडिया में वुमेन को एक एम्पावरमेंट मिली। बस सिटिंग एट होम आई बी अर्निंग मोर देन 10 to 12,000। मेरी लाइफ में मीशो आया और उसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। मीशो का बेसिक फंडा था लो कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, ताकि वो टियर 2 और टियर 3 के लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये मार्केट अमेज़न और फ्लिपकार्ट से रह गया था। मगर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार मीशो इन प्रोडक्ट्स को लो कॉस्ट पर कैसे बेच पाता है। सबसे पहला रीजन तो ये जीरो कमीशन मॉडल पे वर्क करता है। ये एक मार्केट प्लेस मॉडल है। देखिए, कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस 2 तरह के बिजनेस मॉडल पे काम करता है। पहला मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है, जहां पर सेलर्स अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और बायर्स उनसे खरीद सकते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म का रोल होता है लिस्टिंग करना, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना, कस्टमर सर्विस को मैनेज करना, रिटर्न्स को हैंडल करना, एक्सेट्रा। अब चलते हैं इन्वेंट्री मॉडल पे। इन्वेंट्री मॉडल में ई कॉमर्स बिजनेस एक सेलर के पास जाएगा और उससे बल्क में सामान खरीद लेगा। ई कॉमर्स बल्क में सामान खरीदता है, जिसकी वजह से सेलर्स तैयार हो जाते हैं उस सामान को कम कॉस्ट पर देने की। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट की वैल्यू 300 रुपीज है, लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसे बल्क में खरीद रहा है, तो सेलर मान सकता है कि वो उसे 200 रुपए में ही सेल कर देगा, जिसके बाद उस प्रोडक्ट की ऑनरशिप उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास आ जाती है और वो उस प्रोडक्ट को अपने पास इन्वेंट्री की तरह स्टोर करके रखते हैं और उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ई कॉमर्स अपना मनचाहा प्राइस रख सकता है, भले ही उसने सेलर से 200 रुपए में उसे परचेज किया, लेकिन वो चाहे तो उसे 300, 400, 500 जितना भी उसका मन करेगा उतना प्राइस वो रख सकता है। मार्केट प्लेस मॉडल में प्राइस की कंट्रोलिंग सेलर के हाथ में होती है, लेकिन ई कॉमर्स मॉडल में प्राइस की कंट्रोलिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हाथ में होती है। मीशो एक मार्केट प्लेस मॉडल है, जबकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट एक मिक्स्ड मॉडल है। ये प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस मॉडल की तरह भी काम करता है और साथ ही साथ इन्वेंट्री भी खरीद के रखता है। इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स में अमेज़न और फ्लिपकार्ट को अपने स्टॉक की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट उन्हें ज्यादा पड़ती है और इंडिया में ज्यादातर लोग प्राइस सेंसिटिव है। मीशो पर जितने भी कस्टमर है वो उनके पास लो प्राइस की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से मार्केट प्लेस मॉडल में होते हुए अगर उनकी डिलीवरी थोड़ी सी लेट हो जाती है तो कस्टमर्स को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके साथ साथ मीशो ने और भी फीचर्स लॉन्च की और साथ ही साथ मीशो वर्क करता है ट्रस्ट पे। मीशो अपने कस्टमर को 7 दिन के ऑर्डर के बाद रिटर्न करने की परमिशन देता है और वो इंश्योर करता है कि कस्टमर के बैंक में रिफंड 2 to 3 डेज पे चला जाए, जिसके लिए उन्होंने कोई कैंसिलेशन